Hi everyone, welcome back to my channel for learning prepositions and phrasal verbs. ICSE and ISC क्लासेस के लिए prepositions and phrasal verbs पे मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 10 तक मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और एक अलग सा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रीवियस 10 इयर्स क्लास 10th ICSE बोर्ड में जितने prepositions पूछे गए हैं 10 सालों में, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं क्लास 9th ICSE इस साल की बुक में जितने भी टेस्ट पेपर्स में जो प्रेपोजिशंस पूछी गई हैं उसको कवर करने जा रही हूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्ट पेपर 1 का फर्स्ट सेंटेंस है द स्टेशन मास्टर हैज नाउ रिस्टोर्ड द बैग डैश इट्स ओनर। रिस्टोर का मतलब होता है किसी खोई हुई चीज को लौटा देना या फिर चोरी हुई चीज को लौटाना। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टेशन मास्टर ने ओनर को बैग लौटा दिया, तो यहाँ पे आएगा टू। Restored the bag to its owner. The next sentence is the manager must inquire dash the matter. Inquire मतलब होता है investigate करना। Inquire के साथ आता है हमेशा into. Inquire into का मतलब होता है to investigate something, right? Always remember inquire into. The next sentence is the registrar's office furnished me dash a copy of the letter. The answer will be with. फर्निश somebody with something का मतलब होता है किसी को कुछ प्रोवाइड करना जिसको किसी चीज की जरूरत हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार्स ऑफिस से मुझे एक कॉपी ऑफ द लेटर रिसीव हुआ। दैट मींस रजिस्ट्रार्स ऑफिस ने मुझे ये प्रोवाइड किया। दिस इज द सेंस हियर। फर्निश के बाद somebody आएगा, फिर जिस चीज से की बात हो रही है उसके लिए with का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा फर्निश somebody with something, that means to provide something to someone, right? The next sentence is the river abounds dash fish in its lower course. आंसर विल बी इन। अबाउंड्स इन का मतलब होता है टू बी फिल्ड विद समथिंग, किसी चीज से कोई चीज भरी हो ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि रिवर का जो लोअर कोर्स है उसमें मछलियां बहुत सारी हैं। दैट मीन्स द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर कंटेन्स दैट, राइट? सो अबाउंड्स इन समथिंग, दैट मीन्स टू बी फिल्ड विद समथिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई शैल डिस्पोज डैश द ओल्ड मोबाइल फोन्स। बहुत बार ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन पूछी जाती है। क्लास 10th की बुक में भी आपको मिलेगी और पिछले साल की जो बुक थी उसमें भी कई बार ये चीज रिपीट हुई है। डिस्पोज के साथ आता है ऑफ। ओ एफ ऑफ की बात कर रही हूँ, ज्यादातर बच्चे ओ डबल ऑफ फिल कर देते हैं, वो गलत होगा, ठीक है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी चीज को हटा देना। तो डिस्पोज ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। यहाँ मतलब आ रहा है कि मैं पुराना वाला फोन हटा दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं डिस्पोज ऑफ। The next sentence is he was amazed dash their ignorance. Ignorance कहते हैं जाहिलियत जो होती है, किसी के पास नॉलेज नहीं होती उसे कहते हैं ignorance। ऑपोजिट होता है नॉलेज का ignorance। तो amazed का मतलब होता है चौंक जाना। तो चौंकने वाले जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे सरप्राइज करके, amazed करके, तो वहां पे हम यूज करते हैं at का। ध्यान रखिएगा, amazed at और surprised at both will be same. Okay? He was amazed at their ignorance. The next preposition is easy. His statement does not correspond to yours. That means उसका statement तुमसे match नहीं करता। तो match के लिए use किया जाता है correspond to somebody's statement। तो yours का मतलब है your statement से है, तो आंसर होगा आपका to, TO2। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। कॉज जो वर्ड होता है इसके साथ आप फॉर भी यूज करते हो, ऑफ भी यूज करते हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कॉज ऑफ लगाएं कि कॉज फॉर लगाएं। देखिए कॉज के दो मीनिंग्स होते हैं। अगर कॉज का मीनिंग निकल रहा है कारण, ठीक है, रीजन, या फिर अ थिंग और पर्सन दैट मेक्स समथिंग हैपन, यानी किसी चीज की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसी चीज की वजह से कोई चीज हो रही है, दैट मीन्स कारण वाला सेंस आ रहा है, तो फिर आप वहां ऑफ का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस डू नॉट नो द कॉज डैश द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट का होने का रीजन नहीं पता है, तो यहाँ पे आपका ओ एफ ऑफ आएगा। सिमिलरली स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ हार्ट डिसीज, ओके। लेकिन अगर कॉज का मीनिंग निकल रहा है रीजन फॉर फीलिंग समथिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, बिहेवियर का सेंस आ रहा है और फीलिंग का सेंस आ रहा है, उसमें का रीजन का सेंस आ रहा है, तो फिर आप वहां लगाओगे फॉर, ठीक है। याद रखिएगा केवल कारण की बात हो रही है तो वहां पे ऑफ आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा टच मिल रहा है आपको बिहेवियर का या फीलिंग का, तो फिर वहां पे आपका फॉर आएगा। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर अश्योर्ड अस दैट देयर वाज नो कॉज डैश कंसर्न। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉर, ओके। Similarly, I don't think you have any real cause dash complaint. तो आपका आंसर होगा for.
नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव नो कॉज डैश रिग्रेट, यहाँ पे कंडक्ट यानी कि बिहेवियर की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा फॉर. वी हैव नो कॉज फॉर रिग्रेट. दैट सजेस्ट वी डोंट नीड टू रिग्रेट. Practice paper 2 first sentence. The wind almost lifted me dash my feet. Answer will be OFF off. बहुत बार ये particular preposition भी repeat हो चुकी है, यानी हवा ने ऑलमोस्ट मेरे पैर उखाड़ दिए, या कह सकते हैं हिल गया मैं हवा की वजह से, ये सेंस आ रहा है. तो दैट मीन्स फीट जो होते हैं वो ग्राउंड से हटने की बात हो रही है. जब कभी भी किसी लेयर से, किसी पर्टिकुलर फ्लोर से, ग्राउंड से कोई चीज हटने की बात होती है, तो वहां पे OFF ऑफ का यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे कि बंदर पेड़ से कूदा, तो पेड़ से कूदने में वो क्या कर रहा है, पेड़ की जो लेयर है उसको क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, हट रहा है वहां से. तो इस वजह से हम OFF ऑफ यूज करते हैं. द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, फ्रॉम नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा. तो वही चीज यहाँ पर भी है. द विंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड मी ऑफ माई फीट. OFF ऑफ होगा, याद रखिएगा, OFF ऑफ. दैट मीन्स विंड की वजह से मेरे पैर जो थे वो जमीन से क्या हो गए, हट गए, उसको मैं एकदम से हिल गया. दैट इज द सेंस हियर. नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ये जानना है कि प्रेफर वर्ड के साथ TO2 का यूज करते हैं. आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूँ साइकिलिंग से ज्यादा, मुझे वॉकिंग पसंद है, ये सेंस आ रहा है. प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना. ठीक है, तो हम यूज करते हैं TO2 का, ध्यान रखिएगा. आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग. देन का यूज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, प्रेफर के साथ देन का यूज कर देते हैं. दैट इज wrong, absolutely wrong. TO2 will be the correct answer. Next sentence is, this is one of the best books written on the subject will be the answer. ये सब्जेक्ट पर लिखी गई बुक्स में से ये सबसे बेहतरीन बुक है. This is the sense here. On will be the answer. The next is the investigating team is dash a loss to explain the reason for his death. Answer will be at. देखिए, एट ए लॉस, एट अ लॉस ये बहुत बार पूछा गया है, एट अ लॉस. तो एट अ लॉस ध्यान रखिएगा और उसको आप अपने राइटिंग स्किल्स में यूज भी करिएगा. एट अ लॉस का मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू और व्हाट टू से. कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, हमें नहीं पता होता कि हम कहें क्या या हम करें क्या, तो उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं एट अ लॉस. आई एम एट अ लॉस, दैट मीन्स आई कैन नॉट टेल व्हाट टू डू और आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू से. राइट, तो यहाँ पे सेंस आ रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पता ही नहीं है कि वो कहे क्या, रीजन क्या दे, उसकी डेथ का एक्सप्लेनेशन क्या दे. आएगा एट अ लॉस. द नेक्स्ट सेंटेंस इज चार्ज डैश थेफ्ट. उस पे चोरी का इल्जाम लगा है, तो चोरी का के लिए आप यहाँ पे विद का यूज करोगे. चार्ज विद थेफ्ट, ठीक है, विद का यूज करते हैं. मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग कभी भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते. जैसे फ्रॉम का मतलब से होता है, तो कहीं पे से का सेंस आ रहा है तो वहां पे फ्रॉम ही आएगा, या कहीं का सेंस आ रहा है तो वहां ऑफ ही आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, यही रीजन है कि मैंने पूरी सीरीज बना रखी है कि बच्चे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके प्रपोजिशंस स्ट्रॉन्ग होगी. कोई ट्रिक्स नहीं होता, कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता. ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे ई सेंटेंस की. ही इज चार्ज्ड विद थेफ्ट. द नेक्स्ट सेंटेंस इज माय हाउस स्टैंड्स डैश एज इट इज द ओनली वन विद फ्रूट ट्रीज. तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. स्टैंड आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है. स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी इजीली सीन और टू बी इजीली नोटिस्ड. कोई ऐसी चीज जिसको आप आसानी से देख सको या साफ साफ दिखने लायक या नोटिस करने लायक कोई चीज हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्टैंड आउट. राइट, माई हाउस स्टैंड्स आउट एज का मतलब है बिकॉज इट इज द ओनली वन विद फ्रूट ट्रीज. यानी मेरे घर को आसानी से नोटिस किया जा सकता है, नोटिसेबल है, क्योंकि इसमें ही केवल ट्रीज लगे हुए हैं फ्रूट वाले. आपने बहुत सारे कोटेशंस में ये पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब यूज करते हुए देखा होगा, या बहुत सारे लोग अपने स्पीच में यूज करते हैं. इफ यू वांट टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड, अमंग द पीपल, सो स्टैंड आउट मींस होता है टू बी इजीली सीन और टू बी इजीली नोटिस्ड. The next sentence is the medicine relieved me dash my pain. यानी मेडिसिन की वजह से मेरे दर्द में आराम हुआ या दर्द में रिलैक्स मिला. तो यहाँ पे आप ऑफ यूज करोगे और हमेशा ऑफ ही आता है. आप अपने अकॉर्डिंग कोई और प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते. This is called practicing prepositions. The medicine relieved me of my pain. From my pain बिल्कुल भी नहीं आएगा. In my pain बिल्कुल नहीं आएगा. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हिंदी मीनिंग से नहीं आता है. Relieve के साथ ऑफ यूज करते हैं for pain, right? The medicine relieved me of my pain. The next sentence suggests the phrasal verb stands by, right? Stand by का मतलब होता है to have a particular belief or opinion even though other people have doubts about it.
So the answer will be she stands by every word she said. That means she believes in every word what she said. In this video, I have covered practice paper 1 and 2. In the next videos, I'm going to cover more practice paper. Stay tuned to my channel for learning more prepositions and please share to your friends more and more. Thank you for watching.